हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे। पहले बता दूं, इस चैनल का नाम है सिविल टू सिविल, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर देख रहे हैं स्टोन को। स्टोन्स में हम अभी तक 7 वीडियोस बना चुके हैं, यानी कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स थे। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हम टोटल 7 वीडियोस बनाए हैं और ये वीडियो है रिवीजन का। तो पूरा क्लासिफिकेशंस को हम बहुत ही कम टाइम में बताने वाले हैं और एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो छोड़ूंगा। इसमें भी थोड़ा फास्ट वे में बताऊँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, खास करके इस वीडियो को तो ज़रूर ही लाइक आपको करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। पहले तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्लासिफिकेशंस करी किस तरीके से गई है रॉक्स के। तो एक होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो इसके ओरिजिन के बेस्ड पर होता है। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका इग्नियस है, जिसके पुनः 3 टाइप होते हैं। प्लूटोनिक है, इंट्रूसिव कहलाता है। हाइपोबैसल है, सब वोल्केनिक कहलाता है। वोल्केनिक है, एक्सट्रूसिव कहलाता है। फिर है सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के फिर अगले 4 टाइप हैं। रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। फिर है मेटामॉर्फिक के अगले 4 टाइप। अब जरा देखते हैं। थर्मल है, जिसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। कैटाक्लास्टिक को डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। डायनेमो थर्मल को रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। और यहाँ पर है फिर प्लूटोनिक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। प्लूटोनिक दोनों जगह है, इग्नियस में भी और आपका मेटामॉर्फिक में भी। तो इस तरीके से देखें कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टाइप का है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। फिर इसके ऐसे सारे टाइप्स हैं। फिर यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है, जो इसके स्ट्रक्चर के बेस्ड पर होता है। यहाँ पर है 3 टाइप, एक है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। यहाँ पर है सिलिशियस, आर्जिलेसियस, कैलकेरियस। जिसमें सिलिका ज़्यादा हो उसको सिलिशियस कह देंगे। जिसमें क्ले या फिर एलुमिना या फिर Al2O3 ज़्यादा हो उसको आर्जिलेसियस। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हो उसको कैलकेरियस बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन थे। अब हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, मतलब सबका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पर पहले समझो, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये किसके बेस्ड पर करी गई है? ओरिजिन के बेस्ड पर। मतलब यहाँ पर ये है कि इग्नियस रॉक है, जैसे कि ये इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक्स का पूरा जो क्लासिफिकेशन है बस एक ही बात पर निर्भर है। वो क्या? कि मैग्मा जो है, जो पृथ्वी के कोर पार्ट में जो मैग्मा है, जो पिघले हुए रॉक्स हैं उसको मैग्मा कहते हैं। तो वो मैग्मा किस लेवल पर आ करके ठंडी हुई है? जैसे मैग्मा क्या है ना, बहुत ज़्यादा उसमें हीट है और ये पिघले हुए फॉर्म में है। तो ये आखिर मैग्मा निकल करके तो जाती ही है, और निकलने की प्रक्रिया को हम वोल्केनो कह देते हैं ना। तो ये तो कभी ना कभी निकलेगी ही। तो निकलेगी जब, तो निकलने के क्रम में ये कितने अंदर में, पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के बाहर सरफेस पर आकर के ठंडी होती है, इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यदि मैग्मा पृथ्वी के बहुत अंदर ठंडी होती है तब उसको हम क्या कह देते हैं? प्लूटोनिक कह देते हैं, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स उससे बनती है, उसको प्लूटोनिक कह देते हैं। यदि वो सरफेस तक पहुंचने से पहले थोड़े से शैलो डेप्थ में ठंडी हो जाए तब उसको हम क्या कह देते हैं? हाइपोबैसल बोल देते हैं या फिर सब वोल्केनिक कह देते हैं। और यदि वोल्केनो से बाहर निकल करके लावा के रूप में सरफेस पर ठंडी हो जाए तब उसको हम वोल्केनिक यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक कह देते हैं, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर प्लूटोनिक है, इंट्रूसिव है, डीप इनसाइड अर्थ है, वेरी स्लो कूलिंग है, इसके वजह से लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं और कोर्स ग्रेन होता है टेक्सचर इसका। फिर इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो यहाँ पर क्या है कि प्लूटोनिक रॉक्स पृथ्वी के गहरी परतों में बनती है, ठीक है। बहुत ही गहरे परत में बनती है, मतलब कोर पार्ट में बनती है, जहाँ क्या होता है कि मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है, स्लो कूलिंग होती है, ठीक है, वेरी स्लो कूलिंग होती है। और इसी के कारण जब स्लो कूलिंग होती है तो क्रिस्टल्स विकसित होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स बड़े बड़े बन जाते हैं, क्योंकि उसको बनने में समय ज़्यादा मिल जाता है। ठंडी स्लो कूलिंग के वजह से ज़्यादा समय मिलता है, इसके वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसलिए इनका जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है? कोर्स ग्रेन्ड होता है। समझ गए? कोर्स ग्रेन्ड क्यों होता है? क्योंकि बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स दिखते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। अब बात करते हैं हाइपोबैसल, जिसको सब वोल्केनिक भी कहते हैं।
तो हाइपर रॉक्स तब बनती है जब मैग्मा सरफेस तक पहुंचने से पहले थोड़े से शैलो डेप्थ में आके डाइक या सील जैसे दरारों में ठंडी हो जाती है। ठीक है, डाइक वाला वर्ड आ गया फिर से, या फिर सील वाला मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये सारे दरारें हैं और सरफेस से पहुंचने से पहले ही शैलो डेप्थ में जा करके डाइक या सील में वो मैग्मा ठंडी हो जाए, तब उसको हम क्या कह देते हैं, तब उसको हम हाइपर कह देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कूलिंग की जो गति है, कूलिंग का जो स्पीड है वो मध्यम होती है, इसलिए जो क्रिस्टल्स बनते हैं मॉडरेट कूलिंग की वजह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो मीडियम साइज़ के बनते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लूटोनिक के जैसा नहीं बन पाता। तो यहाँ तक स्पष्ट है। तो मध्यम आकार के जो क्रिस्टल्स बनते हैं, इसी वजह से उसका टेक्सचर जो है वो मीडियम ग्रेन्ड का होता है। ग्रेन कहने का मतलब दानेदार जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिखता, थोड़े से इग्नियस मतलब प्लूटोनिक से थोड़े छोटे दिखते हैं, लेकिन ये भी बड़े बड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है डोलेराइट या फिर डायाबेस। फिर बात करते हैं वोल्केनिक, जिसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। एक्स का मतलब बाहर है ना, तो बाहर आकर के जो मैग्मा ठंडी हो जाती है लावा के रूप में, तब वो उसको क्या कह देते हैं, वोल्केनिक या एक्सट्रूसिव। तो अर्थ सरफेस है, यानी कि वोल्केनिक रॉक्स तब बनती है जब मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकल करके लावा बन जाती है और सरफेस पर बहुत तेज़ी से ठंडी होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, वेरी रैपिड कूलिंग होती है इसकी, और यही रैपिड कूलिंग के कारण बड़े क्रिस्टल्स बनने का इसको समय मिलता नहीं है। इसलिए टेक्सचर जो इसका होता है वो क्या होता है, फाइन ग्रेन होता है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर ग्रेन्स बनते हैं इसमें, इसलिए इसका लुक ग्लासी लुक भी कई बार आता है। समझ गए। और इसमें या तो नहीं क्रिस्टल बनते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे आकार के क्रिस्टल्स बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बेसाल्ट। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स में देखेंगे इग्नियस रॉक्स बनता कैसे है। ये बनता है कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से। किसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा के। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है कि स्लोअर द कूलिंग लार्जर द क्रिस्टल्स, इस बात को भी ध्यान रखना कि इग्नियस रॉक में कूलिंग की गति ही क्रिस्टल साइज तय करती है। इस बात को ध्यान रखोगे। स्लो कूलिंग होगी, बहुत स्लो कूलिंग होगी तो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, जबकि रैपिड कूलिंग होगी तो स्मॉल या फिर नहीं के बराबर क्रिस्टल्स बनेंगे। तो यही कारण है कि गहराई में बनने वाली जो रॉक्स हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है डीपर द फॉर्मेशन कोर्सर द टेक्सचर। ठीक है, मतलब एक ही बात है, ये घुमा फिरा के ये दोनों बातें एक ही है। स्लोअर द कूलिंग मतलब ज़्यादा स्लो कूलिंग होगी तो उसको टाइम बन जाएगा बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनने के लिए। ठीक है, वही बात है, जब बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे तो कोर्सर इसका टेक्सचर होगा। तो दोनों बात घुमा के एक ही है। क्लियर। और तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, फिर बात करते हैं कि कई बार यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या फिर पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं। आखिर क्यों, तो पृथ्वी जब पृथ्वी बनी थी तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, है ना। तो पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले मैग्मा से ही इग्नियस रॉक्स बनी थी। सबसे पहले रॉक्स क्या बनी थी, इग्नियस रॉक ही बनी थी। इसीलिए उन्हें प्राइमरी भी कहा जाता है, प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। और इन्हीं रॉक से वेदरिंग के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और हीट और प्रेशर के प्रभाव से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इसलिए इन्हें हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के पेरेंट रॉक भी कह देते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, उससे किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। इसलिए इग्नियस रॉक्स को हम क्या कह देते हैं, पेरेंट रॉक कह देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, ये सारे तो आप समझ गए। देखो यहाँ से ये मैग्मा है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन बहुत डेप्थ में बनी है, इसलिए इसको प्लूटोनिक या इंट्रूसिव कह देते हैं। बीच में कहीं पर शैलो डेप्थ में आके दरारों में फंस गई है और यहाँ ठंडी हुई है, इसको हाइपरबेसिल सब वोल्केनिक कहेंगे। और ये सरफेस पे आ जाती है तब इसको वोल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव कहते हैं। इसका एक्सट्रूसिव का बेस्ट एग्जांपल है बेसाल्ट और हाइपरबेसल का बेस्ट एग्जांपल है डोलेराइट या फिर डायाबेस, और ग्रेनाइट जो है ये प्लूटोनिक या इंट्रूसिव का एग्जांपल है। क्लियर है। और यहाँ पर क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े क्रिस्टल्स बने हैं ग्रेनाइट में। डोलेराइट या डायाबेस में इससे थोड़े छोटे हैं, और इसमें या तो हैं क्रिस्टल्स या तो बहुत छोटे हैं या तो बिल्कुल नहीं है ना, ग्लासी लुक आता है इसका। तो बात करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। यहाँ पर देखते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये किसके बेस पर होता है, ये भी ओरिजिन के बेस पर होता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है ये। तो इग्नियस ख़त्म कर दिए, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। इसके 4 टाइप होते हैं। एक है आपका रेसिजुअल डिपॉजिट्स, फिर है मैकेनिकल जिसको क्लास्टिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं, फिर है केमिकल डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट के
वजह से जो ये बनता है इसको कहते हैं, मतलब इसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये, इसका जो निर्माण है वो डिपॉजिट के कारण होता है, मतलब परत दर परत जमा होने से बनता है। तो पहले कोई पदार्थ जमा होता है, फिर समय के साथ उसकी परतें बनती है ना, फिर इस पर कॉम्पैक्शन होता है, फिर सीमेंटेशन होता है, इसके कारण वो रॉक में बदल जाती है। और इन्हीं वजह से लेयर बाय लेयर बनने की वजह से इसको लेयर्ड रॉक्स भी कह देते हैं। क्लियर। तो इनका क्लासिफिकेशन केवल इस बात पर आधारित है कि यहाँ जो जमा हुआ है परत दर परत वो क्या जमा हुआ है, तो उसके वजह से इसका हम नामकरण करते हैं। पहले है रेसिजुअल डिपॉजिट्स, तो देखते हैं कि इसमें क्या जमा हुआ है, क्या इसमें डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ दिया है वेदर मटेरियल रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक्स में वेदरिंग के बाद पदार्थ जो है वो उसी स्थान पर जमा रहता है और उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और उसी स्थान पर कोई चीज़ बनता है उसको हम इन सीटू बोल देते हैं, है ना। मतलब सेम प्लेस पर जब कोई काम हो रहा होता है तो उसको हम इन सीटू कहते हैं। तो क्या होता है कि वेदरिंग के बाद जो वो सारे एलिमेंट हैं, पदार्थ हैं, इन सिटू पर ही जमा हो जाता है, मतलब उसी स्थान पर जहाँ पर उसका पेरेंट रॉक्स था और उसका बिल्कुल ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसी वजह से उसको रेसिजुअल डिपॉजिट कह देते हैं, क्योंकि रेसिजुअल का मतलब होता है अवशेष, मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग। ठीक है। तो क्या होता है कि हेवी रेनफॉल के बाद मान लो कि ये आपका पेरेंट रॉक है, इस पर हेवी रेनफॉल होते चला गया, तो हेवी रेनफॉल वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि लीचिंग के कारण इसमें जो घुलनशील पदार्थ होते हैं ये घुल के इसके पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं, और इसमें बच क्या जाता है, आयरन बच जाता है और आपका एल्युमिनियम बच जाता है ना, एल्युमिनियम। तो ये सारे जो पदार्थ यहाँ पर बच जाते हैं यही बाद में चल करके लेटेराइट बनता है और बॉक्साइट जैसे रॉक्स बनते हैं। समझ गए बात को। तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पर लेटेराइट और बॉक्साइट का एग्जाम्पल दिया है। क्लियर। तो लेटेराइट में आपका मुख्य रूप से क्या होता है, एल्यूमिना होता है, मतलब एल्यूमिनियम होता है, सॉरी बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होता है, लेटेराइट में मुख्य रूप से आयरन होता है। क्लियर। फिर है मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक डिपॉजिट्स का क्या है कि इनसॉल्युबल, यहाँ पर भी इनसॉल्युबल था, यहाँ पर भी इनसॉल्युबल वेदर मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट। फिर इसका एग्जांपल दिया है ग्रेवल, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन और शेल। अब यहाँ पर बात करते हैं, जरा देखो। मैकेनिकल या क्लास्टिक रॉक्स पुराने रॉक्स के टूटे हुए रॉक फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट को ही क्लास्ट कह देते हैं। ठीक है। तो रॉक फ्रेगमेंट के ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन से ही बनती है कौन, मैकेनिकल और क्लास्टिक डिपॉजिट्स वाले जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो ये टुकड़े क्या होते हैं, टुकड़े जो है वो नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा कहीं और जा कर के जमा किए जाते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर इसमें भी जमा होते जाता है, और बाद में कॉम्पैक्शन भी होता है, सीमेंटेशन भी होता है, और कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की वजह से ये रॉक में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसको मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं। और इसके मेन एग्जांपल्स है आपके ग्रेवल, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन और शेल। क्लियर है। फिर बात करते हैं यहाँ पर केमिकल डिपॉजिट्स। तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो तब बनती है जब पानी में घुले हुए मिनरल्स, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर इनसॉल्युबल था और यहाँ पर भी इनसॉल्युबल मटेरियल ही था। ठीक है, क्योंकि लेटेराइट में आपका आयरन था और बॉक्साइट में एल्युमिनियम बचा हुआ था जो इनसॉल्युबल था। जो सॉल्युबल था वो लीचिंग के द्वारा तो पानी के माध्यम से वो बाहर निकल गया था, है ना। तो जो बच गया था वही रेसिजुअल बना था। यहाँ पर भी इनसॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पर है डिजॉल्व्ड मिनरल्स डिपॉजिटेड बाय इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक, तब इसको हम केमिकल प्रोसेस कह देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो पुराने रॉक्स के टूटे हुए जो फ्रेगमेंट्स थे, है ना, रॉक के जो टुकड़े थे, फ्रेगमेंट्स थे, क्लास्ट थे। ठीक, जो क्लास्ट थे वो क्लास्ट नहीं, क्लास्ट तो आपका यहाँ पे आता है मैकेनिकल में। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल सेडिमेंट्री रॉक तब बनती है जब पानी में जब घुले हुए जो मिनरल्स हैं वो इवेपोरेशन या फिर प्रेसिपिटेशन के कारण जमा होकर के रॉक बना देते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जांपल है, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट को ही कहते हैं हम हेलाइट या फिर सेंधा नमक जो है, और फिर है डोलोमाइट। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। यहाँ पर ऑर्गेनिक ही दिया हुआ है, इसका मतलब पेड़ पौधे जीवाश्म से ही बना होगा, मतलब जीव के अंश से ही बना होगा ये। तो फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो पौधों से, जीवों से, शेल से, है ना, शेल जो समुद्री शेल्स होते हैं, मतलब शंख वगैरह जो दिखाई देता है, या फिर कोरल्स होता है, तो उसके अवशेषों के जमाव से बनती है ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो दबे हुए जो पौधे हैं उससे कोल बनता है, और जो समुद्री जीवों के शेल हैं
वो जब दब जाता है तब उससे चॉक बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि चॉक कैसे बनता है। और लिग्नाइट भी आपका एक तरीके का कोल ही है। और फिर यहाँ पर है फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन, तो ये भी बनता है आपका समुद्री जीवों के सेल से ही। क्लियर है। अब ये दोनों में फ़र्क ये है कि चॉक में आपका फॉसिल दिखता नहीं है, जीवाश्म के फॉसिल नहीं दिखते, लेकिन इसमें फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन और चॉक ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। बस इसमें फॉस्फोरिफेरस को हम नंगी आंखों से देखेंगे तो इसमें फॉसिल स्पष्ट नज़र आएगा कि मरे हुए किसी चीज़ की हड्डियाँ हैं इसमें, है ना, मौजूद, तो उसमें दिखाई देती हैं। लेकिन चॉक और फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक आपका ख़त्म हो जाता है। ये आप एग्जाम्पल इसका क्या करोगे, एक बार रीडिंग कर लोगे। फिर बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है कि जब हीट और बहुत हाई हीट और प्रेशर की वजह से कोई रॉक जब दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, क्योंकि मेटा का मतलब ही होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है उसका शेप या फिर फॉर्म। ठीक, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये भी ओरिजिन के बेस पर होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण विदाउट मेल्टिंग किसी पुरानी रॉक के हीट, प्रेशर या केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के प्रभाव से जब बदलने पर होता है तब उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि रॉक जो है वो ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट में ही रहती है, केवल उसके मिनरल्स, टेक्सचर और स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। ठीक है, ये पिघलती नहीं है। तो यदि रॉक पिघल जाए तो वो मैग्मा बन जाएगी और बाद में इग्नियस रॉक बन जाएगी, लेकिन ये पिघलती नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है, तो इन तीनों के प्रभाव से बनता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बात करते हैं इन तीनों एजेंट के बारे में। हीट जो है चेंजेस मिनरल्स एंड टेक्सचर, इसका एग्जांपल है, मतलब हीट की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और न्यू टेक्सचर बनता है। मतलब ये है कि हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो मैग्मा के पास पहुंचने पर बहुत अधिक ताप मिलने से क्या होता है, मिनरल्स का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और नए टेक्सचर वहाँ पर विकसित हो जाते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन से मार्बल आपका बन जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, हीट का मार्बल बहुत बड़ा एग्जांपल है। फिर बात करते हैं प्रेशर। यहाँ पर है कंप्रेसेस एंड रिक्रिस्टलाइजेस रॉक्स, कंप्रेशन प्लस मिनरल अलाइनमेंट, फॉलिएशन निर्माण होता है, पैरेलल मिनरल बैंड्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो फॉलिएशन बनता है इसका मुख्य एजेंट जो है वो प्रेशर है, और जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और फिर जो मिनरल चेंज होते हैं, फिर टेक्सचर जो चेंज होता है इसका हीट की वजह से होता है। क्लियर। तो यहाँ पर प्रेशर है, स्ट्रेस जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या फिर जिस समय माउंटेन बिल्ड हो रहा होता है, माउंटेन बन रहा होता है, तो उसके दरमियान में क्या होता है कि प्रेशर पड़ने से मिनरल्स किसी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, और इसी से फॉलिएशन डेवलप होता है। तो फॉलिएशन इसी को कहते हैं, जो पट्टियाँ दिखाई देती हैं। तो स्लेट है इसका एग्जांपल, सिस्ट है, नेइस है, इसके बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के, ये क्या कॉज करती है, केमिकल चेंजेस केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल एक्टिव फ्लूइड जो है ये हाइड्रोथर्मल या फिर अन्य कोई केमिकल रिच फ्लूइड रॉक जो है, जो केमिकल रिच फ्लूइड्स है वो रॉक के मिनरल से रिएक्शन करके नए मिनरल्स बना सकते हैं। क्लियर है। तो कई बार क्या होता है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन भी बदल देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम मेटासोमैटिज्म कहते हैं। तो यहीं पर मेटासोमैटिज्म मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये तीनों एजेंट्स थे मेटामॉर्फिज्म के। अब बात करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म देखते हैं। पहला आपका थर्मल। तो थर्मल है यानी इसको हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसमें हीट मेन एजेंट होता है, हाई टेम्परेचर होता है नियर मैग्मा, और ये जिसे इसका एग्जांपल है मार्बल, क्वार्जाइट और हॉर्नफेल्स। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना। मार्बल, क्वार्जाइट को लोग याद रख लेते हैं कि ये थर्मल के कारण, हीट के कारण होता है। हॉर्नफेल्स को भूल जाते हैं, तो हॉर्नफेल्स को भी ध्यान रखोगे, ये थर्मल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है। ठीक है, मतलब थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्या होता है इसमें कि जब यहाँ पर मुख्य प्रभाव जो है वो केवल हीट का ही हो, विशेष करके मैग्मा के संपर्क से, तो थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है। क्लियर। इसमें सामान्य रूप से क्या होता है कि फॉलिएशन नहीं बनती है, और इसका मुख्य एग्जांपल है आपका मार्बल, क्वार्जाइट और हॉर्नफेल्स। तो फॉलिएशन कब बनती है, जब उसका प्रेशर होता है, वो भी डायरेक्टेड प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं, डायरेक्टेड मतलब किसी एक ही दिशा में प्रेशर लगे तब वहाँ पर फॉलिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर मार्बल, क्वार्जाइट और हॉर्नफेल्स में प्रेशर मुख्य प्रभाव नहीं होता है, प्रेशर का, हीट का होता है, इसलिए ये तीनों आपके थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और इसमें मतलब ये नॉन फॉलिएटेड होता है ना, फॉलिएशन इसमें डेवलप ही नहीं होता। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, कैटाक्लिस्टिक या फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये फॉल्ट जोन्स में
रॉक्स के फॉल्ट जोन में समझा चुका हूँ। तो फॉल्ट जोन में रॉक्स की क्रशिंग होती है, शेयरिंग होती है, या फिर डायरेक्टेड प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें रॉक्स टूट करके या फिर पीस करके ऐसे बनते हैं, मतलब टूटते हैं, तब वहाँ पर क्या बनता है, फॉल्ट ब्रेसिया बनता है, जिसको कैटाक्लेसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला बनता है। लेकिन अगर पीस करके बनता है तो वो मिलोनाइट बनता है। तो ये कहाँ बनता है, फॉल्ट जोन में बनता है। ये इसका मुख्य एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसमें हीट भी होता है और प्रेशर भी होता है। और वो भी कौन सा प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर जो कैटाक्लेसाइट में होता। ठीक है, ये दोनों बनता है। इसमें क्या होता है ज़रा देखो, इसमें क्या होता है कि जब हीट और जो डायरेक्टेड प्रेशर होता है वो दोनों साथ मिल करके कोई बड़ा सा रीजन में, बहुत लंबा चौड़ा रीजन में कार्य करते हैं, खास करके आपका माउंटेन बिल्डिंग के समय, है ना, तो इसे हम रीजनल कह देते हैं या फिर डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें फॉलिएशन विकसित होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। यानी कि स्लेट है, सिस्ट है, नेइस है, इसमें क्या बनता है, इसमें आपका फॉलिएशन भी डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टेड प्रेशर है। इसमें भी मिलोनाइट में, फॉल्ट ब्रेसिया में भी आपका डायरेक्टेड प्रेशर होता है। तो ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स में क्या बनते हैं, फॉलिएशन बनते हैं, यानी पट्टियाँ दिखाई देती है। ठीक है, प्रेशर की वजह से ही एक अलाइनमेंट होता है मिनरल्स का, इसलिए पट्टियाँ दिखाई देती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता दिया डीप बरियल और टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, प्लूटोनिक के नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि डीप, बहुत ज़्यादा डीप में ये बन रहा होगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर कि प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म में कि पृथ्वी की बहुत अधिक गहराई में बहुत अधिक जब हीट लगता है और यूनिफॉर्म मतलब चारों तरफ इस पर बराबर अगर प्रेशर लग रहा हो, है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा हीट भी लगता है और यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है। यहाँ पर हीट और यूनिफॉर्म प्रेशर दिया है। इसी वजह से इसमें क्या होता है, मिनरल्स का अलाइनमेंट किसी खास डायरेक्शन में नहीं होता, और इसी वजह से इस टाइप के रॉक्स में आपको फॉलिएशन देखने को नहीं मिलते, है ना। तो ग्रेनुलाइट इसका मेन एग्जांपल है। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, मार्बल, क्वार्जाइट और हॉर्नफेल्स, ये तीनों थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के एग्जांपल्स हैं। कैटाक्लेसिटिक और या फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के एग्जांपल है मिलोनाइट या फिर फॉल्ट ब्रेसिया, जिसको कैटाक्लेसाइट भी कहते हैं। और डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म का जो एग्जांपल है ये आपका स्लेट, सिस्ट और नेइस। फिर बात करते हैं ग्रेनुलाइट, जो है ये प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसका रिवीजन करा दिया। अब ये सारी बातें तो क्लियर है। थर्मल वाले में हीट सिर्फ एजेंट होता है। फिर है कैटाक्लेस्टिक में ये डायरेक्टेड प्रेशर होता है। डायनेमो थर्मल में हीट और डायरेक्टेड प्रेशर दोनों होता है। प्लूटोनिक में हीट होता है लेकिन यूनिफॉर्म प्रेशर होता है डीप अर्थ में। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर क्या है जरा देखो, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक की जो ओरिजिन है वो नहीं देखी जाती, ना ही इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, उसकी सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर देखी जाती है, यानी कि बाहरी बनावट को देखी जाती है। और इसी आधार पर रॉक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड और तीसरा है फॉलिएटेड। तो स्ट्रेटिफाइड क्या है जरा देखते हैं, डिस्टिंक्ट लेयर्स आर स्ट्रेटा स्प्लिट अलोंग लेयर्स। इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में स्पष्ट लेयर आपको दिखाई देते हैं, डिस्टिंक्ट लेयर्स दिखाई देते हैं, स्ट्रेटा दिखाई देते हैं, ठीक है। लेयर्स आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे नीचे वाले एग्जांपल्स में ये सारे में देख सकते हो, स्पष्ट लेयर दिखाई दे रहे हैं इसमें, है कि नहीं। और ये क्या होता है कि ये लंबे समय तक इसमें लेयर बाय लेयर डिपोजिशन के कारण ये बनती है, इसलिए अधिकांश जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है। और इसका मेन एग्जांपल तो मैं आपको बता दिया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। फिर है अनस्ट्रेटिफाइड, तो इसमें पहले ही बता दिया अनस्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर इसमें नहीं होंगे। देख लो इसमें लेयर है क्या, कहीं पर लेयर नहीं है। मासिव क्रिस्टलाइन, मासिव है या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप। ट्रैप को हम डोलेराइट भी कहते हैं, और ट्रैप भी एक तरीके का बेसाल्ट होता है। जब बहुत बड़े एरिया में ये बनता है तब इसी बेसाल्ट को हम ट्रैप कह देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है अनस्ट्रेटिफाइड में कि इसमें लेयर्स नहीं होता, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है मुख्य रूप से मैग्मा या फिर लावा के एक साथ ठंडा होकर के सॉलिड बनने से होता है कि नहीं। और इसलिए अधिकांश जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट
आपका अब बेसाल्ट और ट्रैप में हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सारे किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक से बनते हैं, अचानक ठंडे होने से बनते हैं, अचानक नहीं मतलब ठंडे होने से बनते हैं, उसमें लेयर्स नहीं बनते, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। क्लियर है? तो ये बात आप समझ गए कि अनस्ट्रेटिफाइड किसको कहते हैं। फिर बात करते हैं फॉलिएटेड। फिर यहाँ पर पैरेलल मिनरल बैंड्स दिखाई देते हैं, स्प्लिट इन वन डायरेक्शन होता है, मतलब कि जो बैंड होता है उसी के डायरेक्शन में ये स्प्लिट हो सकता है। कहीं बीचों बीच में तोड़ना चाहेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो जरूर लेकिन जल्दी नहीं। तो ये किस में टूटेगा, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो ये इस पैरेलल बैंड के अलोंग टूटेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह दिया स्प्लिट इन वन डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल है स्लेट, सिस्ट और नेइस। तो फॉलिएटेड रॉक्स में क्या होता है कि मिनरल्स जो है वो डायरेक्टेड प्रेशर के कारण क्या होता है, डायरेक्टेड प्रेशर के कारण एक समानांतर मतलब पैरेलल दिशा में अलाइन होकर के फॉलिएशन बनाता है और बैंड बनाता है। बैंड मतलब ये वाले जो बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, पट्टियाँ जो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मिनरल एक डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक दिशा में आ जाती हैं और बैंड बना लेती हैं। तो ये लेयर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये लेयर्स नहीं होते हैं बल्कि मिनरल्स का अलाइनमेंट होता है। तो अधिकांश जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जैसे कि आपका स्लेट है, सिस्ट है और नेइस है, ये सारे क्या होते हैं, ये फॉलिएटेड होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर दे रखा है कि एक साइड है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे साइड है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। यहाँ दिया सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, फिर है इग्नियस रॉक्स मोस्टली अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स मोस्टली फॉलिएटेड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि मार्बल में फॉलिएशन नहीं होता, क्वार्जाइट में, हॉर्नफेल्स में और ग्रेनुलाइट में आपके क्या नहीं होते, इसमें फॉलिएशन नहीं दिखता, यानी कि इसमें आपके पैरेलल बैंड्स नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इसमें जो मुख्य एजेंट होता है वो हीट होता है, ना कि डायरेक्टेड प्रेशर। क्योंकि आपके फॉलिएशन क्रिएट होने के लिए आपका डायरेक्टेड प्रेशर का भी होना अति आवश्यक है। तो दोनों क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर होते हैं, मतलब जियोलॉजिकल और फिजिकल। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताता है कि रॉक्स बनी कैसे है और फिजिकल क्लासिफिकेशन बताता है कि रॉक दिखती कैसे है ना। तो सामान्य रूप से ये आप समझ के फिर बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के विषय में। यहाँ पर ज़रा देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है ये ना तो इसमें ओरिजिन देखते हैं ना ही इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा केमिकल है या फिर कौन सा मिनरल सबसे अधिक मात्रा में है, और इसी आधार पर रॉक्स को सिलीसियस, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका सिलीसियस रॉक्स, रिच इन सिलिका, यानी कि जिन रॉक्स में सिलिका सबसे अधिक होती है उसको सिलीसियस रॉक कह देंगे, जिसमें क्वार्ट्ज सबसे अधिक होता है। ठीक है, सिलिका मतलब क्वार्ट्ज, तो जिसमें क्वार्ट्ज सबसे अधिक होता है तो इसी के कारण वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और आपका ड्यूरेबल भी होता है, वेदर रेसिस्टेंट भी होता है। क्लियर? जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन। फिर है आर्जिलेसियस। आर्जिलेसियस रॉक्स जो है वो रिच इन क्ले और फिर एल्यूमिना, और इसका क्ले या एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो जिन रॉक्स में क्ले का मिनरल्स यानी कि एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक होती है, मतलब क्ले अलग है, एल्यूमिना अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट कई बार इसको सेम तरीके से लिया जाता है। तो जिसमें क्ले के मिनरल्स या फिर एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, आर्जिलेसियस रॉक्स कह देते हैं। और ये सामान्य तौर पर फाइन ग्रेन्ड होती हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसकी जो कठोरता है वो क्ले की प्रकृति और कॉम्पैक्शन पर निर्भर करती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। और इसका जो मेन एग्जांपल है वो है स्लेट, लेटराइट और शेल, इसमें एल्यूमिना या फिर क्ले की मात्रा अधिक होती है। फिर कैलकेरियस रॉक्स है, तो जिन रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक होती है उन्हें हम कैलकेरियस रॉक्स कह देते हैं। और ये लाइम रिच रॉक्स होती है, लाइम का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ह्यूमिड क्लाइमेट और एसिडिक वाटर में अपेक्षाकृत ये क्या होता है, इसकी वेदरिंग जल्दी हो जाती है। और लाइमस्टोन है, मार्बल है, चॉक है, इसके मेन एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके कि ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है, सैंडस्टोन है, ये सिलीसियस का एग्जांपल है। स्लेट, लेटराइट, शेल जो है आर्जिलेसियस का एग्जांपल है। लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक जो है ये कैलकेरियस का एग्जांपल है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, इसका हम ये देख लेते हैं, ये टेबल को एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की कौन कौन से क्लासिफिकेशन में आता है ज़रा देख लो। यह इग्नियस, प्लूटोनिक,
अनस्ट्रेटिफाइड और सिलिशियस। तो ग्रेनाइट जो है वो पृथ्वी की गहराई में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है, इसलिए ये क्या है आपका इग्नियस है ना। और गहराई में बनने के कारण प्लूटोनिक इंट्रूसिव कहलाती है, तो प्लूटोनिक भी हो गई ये। फिर मैग्मा एक साथ ठंडी होती है, इसलिए इसमें कोई लेयर नहीं बनती और इसी वजह से ये अनस्ट्रेटिफाइड हो जाती है। क्वार्ट्ज सबसे अधिक होने के कारण ये सिलिशियस रॉक्स है ना। और स्लो कूलिंग होने के कारण इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, इसलिए इसका टेक्सचर जो होता है वो कोर्स ग्रेन्ड भी होता है। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट में कोर्स ग्रेन्ड टेक्सचर होता है, ठीक है। फिर आपका डोलेराइट है या डायाबेस, ये इग्नियस है, हाइपरबेसल है, अनस्ट्रेटिफाइड है और सिलिशियस है। तो डोलेराइट तब बनती है जब मैग्मा सरफेस तक पहुंचने से पहले डाइक या सील में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये क्या है आपका इग्नियस रॉक है। दूसरी बात है क्या कि कम गहराई में बनने के कारण हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इग्नियस रॉक के हाइपरबेसल कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम सब वोल्केनिक भी कहते हैं। और मैग्मा के एक साथ ठंडा होने से इसमें लेयर्स नहीं बनते, इसलिए इसको हम अनस्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। और सिलिका अधिक होने के कारण सिलिशियस रॉक कैटेगरी में इसको रखते हैं। और इसकी कूलिंग जो मध्यम होने से इसमें मीडियम साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर बेसेल्ट है, बेसेल्ट इग्नियस है, वोल्केनिक है, अनस्ट्रेटिफाइड है और सिलिशियस है। तो बेसेल्ट वोल्केनो से निकले लावा के तेज़ी से ठंडा होने पर बनती है, इसलिए ये इग्नियस रॉक है। और सरफेस पर बनने के कारण हम इसको क्या कह देते हैं, वोल्केनिक कह देते हैं या फिर एक्सट्रूसिव कह देते हैं। और लावा एक साथ ठंडी होती है इसमें, इसलिए कोई लेयर नहीं बनती और इसी वजह से इसको हम अनस्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। सिलिका इसमें बहुत मतलब प्रमुख रूप से इसमें क्या होता है, सिलिका होता है, इसलिए इसको सिलिशियस माना जाता है। और रैपिड कूलिंग के कारण इसका जो टेक्सचर है वो फाइन ग्रेन्ड होता है, किसमें, बेसेल्ट में, क्योंकि रैपिड अगर कूलिंग होती है तो उसको टाइम नहीं मिलता है उसके जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसको बनने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो टेक्सचर होता है वो फाइन ग्रेन होता है, ठीक है। और आयरन और मैग्नीशियम अधिक होने के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन और मैग्नीशियम के अधिक होने के कारण। फिर बात करते हैं ट्रैप या फिर डेक्कन ट्रैप, ये इग्नियस है, वोल्केनिक है, अनस्ट्रेटिफाइड है और सिलिशियस है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ट्रैप कोई अलग रॉक नहीं होता, क्या होता है वो ट्रैप जो होता है ये बेसेल्ट जो होता है, बेसेल्ट का लावा का फ्लो जब बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैल जाता है तब उसको हम ट्रैप कह देते हैं, फिर डेक्कन ट्रैप कह देते हैं, ठीक है। तो बेसेल्ट से बनने के कारण ये क्या है आपका इग्नियस रॉक है। दूसरी बात है कि लावा से बनने के कारण ये क्या कहलाता है, ये वोल्केनिक कहलाता है। और लावा फ्लोज सेडिमेंट्री डिपोजिशन से नहीं बनता, इसलिए ये क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, क्लियर है। और बेसेल्टिक जो कंपोजिशन है इसमें वो सिलिशियस है, मतलब बेसेल्ट कंपोजिशन है यानी बेसेल्ट में भी क्या था, सिलिका, तो इसमें भी सिलिका होगा, तो बेसी बात है ये सिलिशियस है। फिर बात करते हैं सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन जो है ये आपका क्या है कि इसमें सैंड होते हैं, है ना, सैंड के स्टोन होते हैं, और सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है और सिलिशियस है। यानी कि सैंड स्टोन में सैंड जैसे छोटे छोटे रॉक फ्रेगमेंट्स के डिपोजिशन के कारण और कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से जो बनती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सैंड स्टोन कह देते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। टूटे हुए रॉक के फ्रेगमेंट से बनने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल कह देते हैं या फिर क्लास्टिक रॉक कह देते हैं। लेयर बाय लेयर डिपोजिशन के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। और क्वार्ट्ज अधिक होने के कारण ये सिलिशियस रॉक्स है, अपेक्षाकृत ज़्यादा हार्ड होता है और वेदर रेसिस्टेंस भी होता है, तो सिलिशियस क्यों है ये आप समझ गए। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, ग्रेवल, कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेसिया के बारे में। यहाँ पर है ग्रेवल, सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है। फिर आपका कॉन्ग्लोमेरेट भी सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है। ब्रेसिया भी सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है। इन तीनों को मैं एक साथ बता देता हूँ कि ग्रेवल जो है वो बड़ी रॉक्स के टूटने से बड़े बड़े क्लास्टिक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसके टुकड़े होते हैं उससे बने होते हैं। और टूटे हुए रॉक फ्रेगमेंट्स होने के कारण इसको हम किस में रखते हैं, मैकेनिकल में रखते हैं, क्लियर है। और फिर क्लास्टिक मतलब क्लास्टिक डिपॉजिट है या फिर मैकेनिकल डिपॉजिट होता है। और उसका डिपोजिशन के कारण ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट माना जाता है। तो इसका जमाव जो होता है सामान्यतः परतों में होता है ना, लेयर बाय लेयर ही बनता है वो, और इकट्ठे एक साथ जाकर के वो क्या बन जाता है, बहुत सालों के बाद वो ग्रेवल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि लेयर में बन रहा होता है। और यही ग्रेवल बाद में सीमेंटेड होकर के कॉन्ग्लोमेरेट बन जाता है और ब्रेसिया बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट बात है।
ध्यान रखना, कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है वो ज़्यादा राउंड होता है, गोल गोल होता है, और ब्रेसिया जो होता है ये आपका एंगुलर होता है, यानी कि नुकीले होते हैं। क्लियर, बस इतना ही फ़र्क है। ग्रेवल जो है ये बड़े बड़े होते हैं, बहुत गोल नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट ग्रेवल से ज़्यादा गोल होते हैं, और ये ब्रेसिया जो है वो ट्रेंगुलर होते हैं या फिर एंगुलर होते हैं या फिर नुकीले होते हैं। ठीक, और ये तीनों सेडिमेंट्री, मैकेनिकल और स्ट्रेटिफाइड होते हैं। फिर बात करते हैं शेल के बारे में। शेल है यहाँ पर सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है और आर्जिलेसियस है। यहाँ पर सेल जो है क्ले यानी कि मिट्टी के बहुत महीन कणों के लेयर बाय लेयर डिपोजिशन और कॉम्पैक्शन से बनती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंट्री। क्योंकि ये डिपोजिशन के कारण बनती है इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक कह देते हैं। और क्ले वेदरिंग से बने रॉक फ्रेगमेंट्स का भाग होने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल कह देते हैं। और लेयर बाय लेयर डिपोजिशन के कारण बनती है इसलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। और क्ले मिनरल्स और एल्यूमिना अधिक होने के कारण इसको हम आर्जिलेसियस में रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। और आगे चल कर के यही शेल जो है वो हीट और प्रेशर मिलने के कारण स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पर लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन मुख्य रूप से सेडिमेंट्री, केमिकल, स्ट्रेटिफाइड और कैलकेरियस होता है। लाइमस्टोन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के केमिकल प्रेसिपिटेशन या फिर समुद्री जीवों के सेल्स के जमाव से बनती है। ठीक है, इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। फिर बात करते हैं कि यदि केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनता है, मतलब केमिकल प्रेसिपिटेशन से जब बने तब हम केमिकल रॉक कह देंगे, और केमिकल रॉक कह देते हैं इसको इसी वजह से। और यदि सेल्स यानी कौन वाला शेल, ये वाला शेल, ठीक है, यहाँ दो प्रकार के शेल आते हैं। एक ये वाला शेल जो हम बोलते हैं कि जैसे समुद्र के किनारे जो आपको शंख दिखाई देते हैं उसको ये वाला शेल बोलते हैं। ये वाला शेल तो मिट्टी को बोलते हैं ना, क्ले रिच होता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि शेल से बने तो ये ऑर्गेनिक रॉक कहलाती है, और इसका जमाव परतों में होता है। ठीक है, परतों में जब होता है तो इसी वजह से इसको स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट अधिकता होने के कारण इसको कैलकेरियस रॉक बोल देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि लाइमस्टोन पर जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो इसमें एफरवेसेंस होता है, यानी फिजिंग की साउंड आती है, और मेटामॉर्फिज्म के बाद यही क्या हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हैं। और वो फीजिंग क्यों होती है, एफरवेसेंस क्यों होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है। फिर यहाँ पर जिप्सम है, तो जिप्सम जो है ये है आपका सेडिमेंट्री, केमिकल और स्ट्रेटिफाइड। देखो, जिप्सम जो है वो समुद्र या खारे पानी की झीलों में इवेपोरेशन के कारण कैल्शियम सल्फेट जो होता है यानी CaSO4 और .2H2O है ना, उसके जमाव से बनती है, इसलिए ये क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक है। क्लियर है, और खुले हुए मिनरल के केमिकल प्रेसिपिटेशन के कारण ये बनता है, तो इसीलिए इसको हम केमिकल रॉक भी कह देते हैं। और इसका जमाव भी परतों में होता है, मतलब लेयर बाय लेयर में होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड भी कह देते हैं। फिर बात करते हैं कि ये कैलकेरियस नहीं है, ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट है इसमें, फिर भी ये कैलकेरियस नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। क्या होता है इसमें, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसलिए जिप्सम को हम कैलकेरियस नहीं कह सकते। और इसका उपयोग किस में होता है, पेरिसोप्लास्टर बनाने में होता है, सीमेंट में होता है, फिर फर्टिलाइजर में किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह भी बनता है इससे। फिर रॉक सॉल्ट जिसको हेलाइट भी कहते हैं, सेडिमेंट्री है, केमिकल है, स्ट्रेटिफाइड है। तो रॉक सॉल्ट जो हेलाइट है वो समुद्र या खारे जल के इवेपोरेशन से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलाइजेशन द्वारा बनती है। ठीक, और इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक भी कह देते हैं। और घुले हुए सॉल्ट के जमाव से बनने के कारण केमिकल रॉक भी इसको कहते हैं। ध्यान रखना, केमिकल रॉक इसी को कहते हैं, हेलाइट को। ठीक है, और इसका जमाव भी लेयर बाय लेयर में होता है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड होती है। और अच्छा ध्यान रखना, इसको इवेपोराइट रॉक भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट को इवेपोराइट रॉक भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, इवेपोराइट। ठीक, इवेपोराइट रॉक कहते हैं इसको। तो ये ना तो सिलिशियस के अंदर आएगा ना कैलकेरियस के अंदर आएगा, क्योंकि इसका जो मुख्य जो केमिकल कंपोजिशन है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डोलोमाइट का। ये सेडिमेंट्री है, केमिकल है, स्ट्रेटिफाइड है और कैलकेरियस है। तो डोलोमाइट को मैग्नीशियम युक्त लाइमस्टोन भी समझ सकते हैं, मतलब लाइमस्टोन ही है एक तरीके के, लेकिन उसमें मैग्नीशियम भी है। तो जब मैग्नीशियम रिच वाटर लाइमस्टोन से होकर के गुजरता है तो कैल्शियम का कुछ भाग मैग्नीशियम से बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम डोलोमाइटाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, डोलोमिटाइजेशन भी कह देंगे, डोलोमिटाइजेशन, ध्यान रखना, डोलोमिटाइजेशन। और इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक है, और केमिकल परिवर्तन से बनने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, केमिकल रॉक कह देते हैं। क्लियर है,
तो इसका जो मूल जमाव होता है वो लेयर बाय लेयर में होता है, परतों में होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड कह देंगे। और ध्यान रखना मैग्नीशियम भी है और लाइमस्टोन है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है आपका, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रमुखता होती है, इसलिए इसको हम कैलकेरियस रॉक के अंदर रखते हैं। हालांकि इसमें मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट है किसका किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, लेकिन क्योंकि कैल्शियम का कार्बोनेट ज़्यादा होता है इसलिए इसको कैलकेरियस में रख देते हैं। फिर बात करते हैं कोल और लिग्नाइट, एक ही बात है, ये कोल का ही एक पार्ट होता है, तो सेडिमेंट्री है, ऑर्गेनिक है और स्ट्रेटिफाइड है। तो कोल जो होता है वो करोड़ों वर्षों तक दलदली क्षेत्रों में दबे मृत पौधों के अवशेषों से बनती है, और ये जो अवशेष जो होते हैं इसके साथ जो जमा होने के कारण है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, हम सेडिमेंट्री रॉक कह देते हैं। क्लियर है। फिर है यहाँ पर ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि पौधों के अवशेषों से ये बनने के कारण ऑर्गेनिक कहलाती है। और कोल जो है वो परतों में बनती है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड हो गई है ना। तो इसका मुख्य घटक जो है वो कार्बन होता है, इसलिए इसको ना सिलिशियस में, ना आर्जिलेसियस में, ना कैलकेरियस में रखते हैं, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तीन ही कैटेगरी में रखते हैं, या तो सिलिशियस, आर्जिलेसियस या कैलकेरियस। लेकिन क्योंकि ये दोनों में क्या रहता है, ये दोनों में कार्बन रहता है, इसलिए इसको इन तीनों कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर लिग्नाइट, और लिग्नाइट तो हो गया आपका, है ना। फिर है यहाँ पर चॉक। तो चॉक क्या है, सेडिमेंट्री है, ऑर्गेनिक है, स्ट्रेटिफाइड है और कैलकेरियस है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको एक साथ देखेंगे, चॉक और फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन को, दोनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये फॉस्फोरिफेरस भी लाइमस्टोन एक ही है जो चॉक है, ठीक है। बस इसमें यह है कि इसमें फॉसिल आसानी से दिख जाता है, चॉक में फॉसिल आसानी से नज़र नहीं आता है। तो चॉक जो है वो समुद्र में रहने वाले जो सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म होता है, उसके कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल्स के जमाव से बनती है। क्लियर है। तो जीवों के अवशेषों के जमाव से बनने के कारण ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है और ऑर्गेनिक रॉक है, क्योंकि जीवों से बनता है इसलिए ऑर्गेनिक है। और इसका जमाव जो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड कह देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के अधिक होने के कारण इसको कैलकेरियस रॉक में रख देंगे। ध्यान रखना कि जो चॉक हम लिखते हैं, जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर या फिर ग्रीन बोर्ड पर जो हम चॉक से लिखते हैं, वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। लेकिन ये वाला जो चॉक है ना, ये प्राकृतिक रूप से एक रॉक है, ठीक है। तो ये दोनों स्पष्ट है, दोनों में क्या अंतर है मैं बता दिया। इसमें फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन एक तरह का चौक ही होता है, बस इसमें क्या होता है, फॉसिल्स के आसानी से दिखाई दे जाते हैं। लेटराइट और बॉक्साइट में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है, हेवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, इसमें देख लो पहले, ये भी सेडिमेंट्री रेसिजुअल अनस्ट्रेटिफाइड और आर्जिलेसियस है, ये भी सेडिमेंट्री रेसिजुअल अनस्ट्रेटिफाइड और आर्जिलेसियस है। क्यों भाई, क्योंकि हेवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, लीचिंग होता है। लीचिंग यानी कि घोल करके कुछ जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बह करके पेरेंट रॉक से बाहर चला जाता है, और पेरेंट रॉक पर जो कुछ बच जाता है, उसी बचने के कारण ही इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, रेसिजुअल कह देते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण भी ये जो सेडिमेंट्री है इसको रेसिजुअल रॉक कहलाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होता इसमें। और इसमें डिपोजिशन जो होता है वो लेयर में नहीं बनता है, इसलिए इसको अनस्ट्रेटिफाइड कह देंगे। और लीचिंग से सिलिका निकल जाती है और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड बच जाते हैं, इसलिए इसे आर्जिलेसियस रॉक माना जाता है। इसका लाल रंग होता है, आपको पहले से पता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, किसमें, लेटराइट में। और बॉक्साइट में सारी बातें लेटराइट वाली सेम है, बस बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसको आर्जिलेसियस में रखते हैं। और बॉक्साइट आपका क्या है, एल्यूमिनियम का ही एक और है। फिर बात करते हैं मार्बल के बारे में ज़रा देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक है, जानते हैं, थर्मल है, पता है, नॉन फॉलिएटेड है, कैलकेरियस है। तो मार्बल जो है वो लाइमस्टोन के रिक्रिस्टलाइजेशन से बनती है, बिना पिघले हुए पुरानी रॉक के बदलने के कारण ही मेटामॉर्फिक रॉक है ये। इसका निर्माण जो होता है मुख्य रूप से हीट से होता है, इसलिए इसको हम थर्मल या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। डायरेक्टेड प्रेशर नहीं होने के कारण इसमें फॉलिएशन विकसित नहीं होती है, इसलिए इसको हम नॉन फॉलिएटेड के अंदर रखते हैं। क्लियर है। और केमिकल कंपोजिशन इसका मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ही रहती है, इसलिए कैलकेरियस रॉक है ये। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, फ्लोरिंग में, स्कल्पचर्स में और मॉन्यूमेंट्स वगैरह में। फिर क्वार्जाइट की बात करते हैं, ये आपका मेटामॉर्फिक है, थर्मल है, नॉन फॉलिएटेड है और सिलिशियस है। तो क्वार्जाइट सैंडस्टोन के रिक्रिस्टलाइजेशन से बनती है, बिना पिघले हुए सैंडस्टोन के रूप में बदलने के कारण इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है मुख्य रूप से हीट से होता है, इसलिए थर्मल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और डायरेक्टेड प्रेशर ना होने के कारण इसमें फॉलिएशन विकसित नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, नॉन फॉलिएटेड कह देते हैं। क्लियर है। फिर इसमें
इसमें सिलिशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका की अधिकता होती है, यानी कि सैंडस्टोन से ये बनता है, इसलिए इसको हम सिलिशियस कह देते हैं। फिर बात करते हैं स्लेट की। तो स्लेट किससे बनता है भाई, तो शेल पर जब हीट और डायरेक्टेड प्रेशर के प्रभाव जब होता है तब वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना पिघले सेल के रूप में बदलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। ठीक है, और हीट और डायरेक्टेड प्रेशर दोनों के संयुक्त प्रभाव इसमें होता है, इसलिए इसको डायनेमो थर्मल या फिर रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और प्रेशर के कारण क्ले मिनरल्स एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इसमें फॉलिएशन क्रिएट होता है, इसलिए इसको फॉलिएटेड रॉक के अंदर रखते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत अधिक इसमें क्ले और एल्यूमिना होता है, इसलिए इसको हम कैल्केरियस आर्जिलेसियस में रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आर्जिलेसियस में रखते हैं। सीस्ट की बात करें, नेइस की बात करें, तो सेम चीज़ है जो स्लेट में है, बस हीट और प्रेशर अधिक मात्रा में लगते हैं। क्लियर है, तो ये सारी बातें स्पष्ट हैं। फिर अगर हम नेइस की बात करें तो ये प्लूटोनिक कहलाता है, फिर रीजनल कहलाता है। प्लूटोनिक ही मुख्य रूप से कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही गहराई में जाकर के बनती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हॉर्नफेल्स। हॉर्नफेल्स जो है ये मैग्मा के संपर्क में आने से केवल हीट के प्रभाव से बनती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, थर्मल कह देते हैं। ठीक है, बिना पिघले पुरानी रॉक के बदलने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और डायरेक्टेड प्रेशर ना होने के कारण मिनरल अलायंस नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन फॉलिएटेड ही रह जाता है। ठीक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन उसकी पेरेंट रॉक पर निर्भर करती है, इसलिए इसको हम किसी भी खास केमिकल क्लासिफिकेशन में नहीं रखते। ध्यान रखना, ये हार्ड होती है, डेंस होती है और फाइन ग्रेन टेक्सचर होती है हॉर्नफेल्स। फिर ग्रेनुलाइट के बारे में, तो ग्रेनुलाइट जो है वो पृथ्वी की गहराई में हाई टेम्परेचर और यूनिफॉर्म प्रेशर के प्रभाव में बनती है, बिना घुले पुरानी रॉक के बदलने के कारण ही इसको हम क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फिक कह देते हैं। और प्लूटोनिक है क्योंकि ये बहुत गहराई में जाके बनती है। फिर नॉन फॉलिएटेड है क्योंकि इसमें डायरेक्टेड प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, और इसका ग्रेनुलर टेक्सचर होता है, मतलब ग्रेन्स इसमें दिखते हैं, और इसकी केमिकल कंपोजिशन उसके पेरेंट रॉक पर निर्भर करती है। फिर है मिलोनाइट और फॉल्ट ब्रेसिया। देखो इसमें क्या है, ये दोनों मेटामॉर्फिक है, कैटालिस्टिक है और फॉलिएटेड है। तो मिलोनाइट क्या होता है कि फॉल्ट जोन में लगातार क्रशिंग और शेयरिंग के कारण बनती है, ये मैं तो आपको बता चुका हूँ, है ना। और इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, कैटाक्लिस्टिक या फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक, तो ये बातें स्पष्ट हैं। फिर शेयरिंग के कारण मिनरल्स क्या होता है कि एक ही दिशा में स्ट्रेच होकर के अलाइन हो जाते हैं, इसलिए इसमें फॉलिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है सारी बातें। फिर फॉल्ट ब्रेसिया और फिर कैटाक्लेसाइट के बारे में अगर बात करें तो इसमें फॉल्ट जोन में रॉक की क्रशिंग से बनती है, बिना पिघले रॉक के टूटकर बदलने के कारण इसको मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। फॉल्ट मूवमेंट से बनने के कारण इसको हम कैटाक्लिस्टिक बोल देते हैं, और मूवमेंट होता है उसमें इसलिए डायनेमिक बोल देते हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट है ना। फिर इसमें रॉक्स बारीक पीसने के बजाय एंगुलर फ्रेगमेंट्स होता है, इसमें ध्यान देना। और फॉलिएशन के बारे में थोड़ा इसमें कई बुक्स में मतभेद है कि फॉलिएशन होता है कि नहीं, लेकिन फॉलिएटेड इसको मान के चलते हैं कई बार। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें स्पष्ट हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पेरेंट रॉक किसका, कौन सा मेटामॉर्फिक का होता है, तो लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, चॉक से बनता है मार्बल, डोलोमाइट से बनता है डोलोमिटिक मार्बल, फिर सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है, सेल से स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट से नेइस, और नेइस जो है वो किससे बनता है देख लेते हैं। यहाँ जो है ग्रेनाइट से भी आपका नेइस बनता है, बेसाल्ट से आपका इम्पोब्लाइट बनता है, कैब्रो से आपका इम्पोब्लाइट बनता है, सेल और मडस्टोन से हॉर्नफेल्स बनता है, सैंडस्टोन से आपका हॉर्नफेल्स बनता है, ग्रेनाइट से आपका मिलोनाइट भी बनता है, नेइस से आपका मिलोनाइट बनता है। कोई भी रॉक फॉल्ट जोन में होता है वो फॉल्ट ब्रेस या फिर कैटाक्लेसाइट बनता है। बेसाल्ट से आपका ग्रीन स्टोन या फिर ग्रीन सिस्ट बनता है, सेल से आपका सिस्ट बनता है, क्ले स्टोन और मड स्टोन से आपका स्लेट बनता है, और ग्रेनाइट और नेइस से आपका क्या बनता है, ग्रेनोलाइट बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ ध्यान रखने वाली है कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, शेल, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट और नेइस एक क्रम में याद रखो आप। फिर ग्रेनाइट से क्या क्या बनते हैं, नेइस, मिलोनाइट और ग्रेनोलाइट। बेसाल्ट से एम्फोब्लाइट और ग्रीन स्टोन। फिर है गेब्रो से आपका बनता है एम्फोब्लाइट, सेल और मडस्टोन से हॉर्नफेल्स बनता है, और एनी रॉक इन फॉल्ट जोन से क्या बनता है, मिलोनाइट और फिर फॉल्ट ब्रेसिया बनता है। क्लियर है, तो सारी बातें हैं। ये अलग अलग ग्रेड में होता है, शेल में कम हीट और कम प्रेशर लगता है तब स्लेट बनता है, उससे ज़्यादा लगे तो फाइलाइट, उससे ज़्यादा तो सिस्ट, उससे ज़्यादा तो नेइस बनता है। बस इतना ही बात है। क्लियर है, तो ये क्रम को भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या किए, कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।